मैं इस कार्यक्रम को समय के अनुसार क्योंकि मानव कल्याण सोसाइटी की एक परंपरा रही है कि हम अपने सारे कार्यक्रम को बहुत टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो मैं समय की मर्यादा को समझते हुए कार्यक्रम को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके बीच में मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से अमरीक सिंह इस कार्यक्रम को आज के आपकी सेवा में एज ए मॉडरेटर उपस्थित हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा मानव कल्याण सोसाइटी के बारे में भी आपको बता दूं और इस कार्यक्रम के बारे में भी, क्योंकि ये कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर लाइव भी चल रहा है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को जुड़े हुए हैं इस दिन का फायदा उठाने के लिए। तो मानव कल्याण सोसाइटी बहुत टाइम से बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ का है, या एम्प्लॉयज की भलाई को लेकर कुछ भी काम हो, तो इन सारे क्षेत्रों में मानव कल्याण सोसाइटी बहुत जोर शोर से काम कर रही है। और हम काफी टाइम से कोरोना की वजह से सेमिनार ना कर पाने की वजह से वेबिनार के तरीके से, वेबिनार के थ्रू अपना लोगों तक अपना पहुंच पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैसेज और हमारी जो राय है, जो उस प्रोग्राम में हमारी हमेशा रहती है, वो लोगों तक पहुंचे जिससे लोगों को फायदा हो। तो आज जबकि सब जानते हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, और पीछे कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों ने फेस की, और उस टाइम लोगों को योग के महत्व के ऊपर भी बहुत सारी चीजें समझ आई कि योगा से भी बहुत सारी चीजें जो हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। हालांकि मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ जो उस योगा के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो इसीलिए मानव कल्याण सोसाइटी ने कोशिश की कि आज हम योगा से जुड़े हुए एक से एक एक्सपर्ट्स को अपने बीच में लाएं, और उनके जो विचार, उनके जो आइडियाज हैं, या उनकी जो बातें हैं, नॉलेज, वो शेयर करें आज हमारे सभी दर्शकों के साथ, ताकि जो दर्शक हमारे जो देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, उनको फायदा हो, उनको पता लगे कि योग से भी हम कैसे अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर सकते हैं, और कैसे हम बड़ी से बड़ी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी को भी योग से बचा सकते हैं। तो ये आज हमारे पूरे इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैं हमारे बीच में जो एमिनेंट स्पीकर्स हमारे में अभी बहुत छोटा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा उनका, और बाद में जब एक एक करके उन स्पीकर से हम बात करेंगे तो डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा भी। तो आज एज ए एमिनेंट स्पीकर हमारे बीच में आचार्य अज्ञात दर्शन जी मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल योगी जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर समीक्षा जी हमारे साथ हैं, मिस्टर हरिबख्श सिंह जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर उदम सिंह जी, और मिस्टर राधेश्याम जायसवाल जी, और श्री आशुतोष कुमार जी एज ए एमिनेंट स्पीकर है। मैंने जैसे कि बोला कि जब मैं एक एक करके उनके पास पहुंचूंगा, उनके सवाल लेकर, तो डिटेल में भी उनके बारे में आपको रूबरू करवाऊंगा। और मैं इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर्स में श्री संजय कुमार तिवारी जी, आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। श्री कुलदीप ठाकुर जी दैनिक हैं और स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। श्री रविंद्र कुमार जी डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री आशुतोष निधि जी रजिस्ट्रार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दिल्ली। श्री VS तोमर जी प्रेसिडेंट है दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन से, और श्री राजपाल सोलंकी जी प्रैक्टिसिंग CA हैं, ट्रेजरर हैं, महाराजा सूरजमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जैनपुरी से। मैं अपने सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स का भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मानव कल्याण सोसाइटी की प्रेसिडेंट श्रीमती ललिता चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स का भी, हमारे एमिनेंट स्पीकर का भी स्वागत करें, और 2 शब्द मानव कल्याण सोसाइटी के बारे में बताएं, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी आज समय निकालकर हमारी मानव कल्याण सोसाइटी से जुड़े हैं, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं, उन लोगों ने, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास भी टाइम ही नहीं है, इस समय पे यदि वो टाइम निकालकर हमारी सोसाइटी के साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए मैं उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम ये चाहते हैं कि मेरा जो मानव कल्याण सोसाइटी बनाने का एजेंडा था कि हम सभी लोग जो इसमें जुड़े हैं, सभी लोग वेल क्वालिफाइड और वेल एस्टैब्लिश हैं, और सभी लोगों का एक ही एजेंडा था कि हम लोग सोशल कॉज के लिए कुछ करें, सोशल वर्क कुछ करें। इसीलिए हमने डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे एनवायरनमेंट है, लेबर्स हैं जो माइग्रेंट हुए, जिनको आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है,
और बहुत सारे जैसे लीगल पॉइंट्स पे उनको अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है और उसके बारे में। ऊपर से अभी कोविड जो 19 अभी ये चला, जिसकी वजह से पैंडेमिक आया और लोग बहुत परेशान हो गए। और मेन जो परेशानी इकोनॉमिकली तो आई उसके साथ में लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। उसी सबको देखते हुए हमारी मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से एक छोटी सी पहल थी कि लोगों को स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए, और जब तक उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक का कोई इलाज तो था नहीं, सिर्फ हमारा एक योग था जिसकी वजह से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग किया और काढ़े बनाकर आयुर्वेद का जो भी सहारा लिया, क्योंकि हम लोग अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ते जा रहे थे। लेकिन आज इस कोविड-19 ने हम लोगों को दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना है, और योग और आयुर्वेद को हमारे यहाँ पर दोबारा से उसको एक नया पहल मिला है। और उसी के उसमें हमने आज योगा डे पर हम ये चाहते हैं कि योगा का हमारे स्वास्थ्य पर जो कि मानसिक रूप से स्ट्रांग करने में क्या-क्या रोल अदा करते हैं, और इसीलिए हमने ये जगह-जगह से बहुत अच्छे-अच्छे पैनलिस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स को बुलाया है। और आगे की ये छोटा सा कदम है, और हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग और आपके जितने भी मिलने वाले लोग हैं जो सोशल कॉज के लिए कुछ भी वर्क करना चाहते हैं, वो लोग हमारी इस छोटी सी पहल से जुड़े, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू ललिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने कही इस छोटी सी बात के मैसेज के अंदर। बहुत बड़ा मैसेज है कि अकेला आदमी जो है बहुत कुछ नहीं कर सकता, और जब एक टीम के रूप में और एक बड़े सारे अच्छे साथी जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़े काम को भी जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मानव कल्याण सोसाइटी का मिशन भी कुछ ऐसा ही मिशन है जो बहुत बड़ा मिशन है, और पूरी मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सभी देखने वालों को कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ताकि इस पूरे मिशन को एक आगे हम बढ़ाएं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे बीच में आचार्य अज्ञात दर्शन आनंद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फाउंडर हैं शक्ति मल्टीवर्सिटी के। और साहब आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्राणायाम से शुरू होती हैं, तो प्राणायाम के बारे में आज बहुत कुछ सुनने को आता है, और जिसको भी देखो प्राणायाम की बात करते हैं। तो प्राणायाम के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी हम लेना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा लोगों के मन में एक ऐसे है कि क्या प्राणायाम को शुरू करने से पहले भी कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी करनी पड़ती है प्राणायाम करने से पहले? और थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में आप बताएं प्लीज। आचार्य जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, आचार्य अज्ञात दर्शन जी, अब आपसे दोबारा संबंध जो कनेक्शन जो है जुड़ गया है, इसमें आ गया है कनेक्शन। आप जरा थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। तो मेरा क्वेश्चन था कि प्राणायाम के बारे में बहुत सुनने में आता है कि प्राणायाम करना है, बहुत सारे लोग प्राणायाम के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। प्राणायाम से को शुरू करने से पहले बेसिक समझने की, क्या प्राणायाम को शुरू करने से पहले भी कुछ स्पेशल तैयारी करने की जरूरत है, कोई आवश्यकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं सभी अपने उपस्थित माननीय सज्जनों को प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं। हम लोग तो सिर्फ प्राणायाम कराते हैं अपने परंपरा से मिली हुई व्यवस्थाओं में। यहाँ पर मैंने देखा कि कई योग स्कूल के भी लोग हैं, और वो भी मेरा ख्याल है मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, जो योग की परंपरा है वो वेदों से आई है, ठीक है, और वेदों में जो भी कुछ लिखा है उसी के आधार पर योग की पूरी शिक्षा चलती है। अब योग के बारे में जब हम आसन तक पहुंच जाते हैं तब व्यवस्था समाप्त होती है या शुरू होती है, ये समझने की बात है, क्योंकि जो ग्रॉस था वो हो गया, जो हमारा स्थूल था वो उस पर काम हो गया। यम नियम पर कोई आजकल कार्य करता नहीं। आसन और प्राणायाम दो ही एक अंग बचे हैं जो योग के नाम पे सिखाए जा रहे हैं। अच्छा, आसन और प्राणायाम के बीच में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको हम आज नहीं करते हैं और जिस पर हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको किए बिना किसी भी प्राणायाम को करने की इजाजत नहीं है। और इसके लिए मैं आप सभी विद्वत जनों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। योग का ही श्लोक है, यमश्चैव नियमश्चैव आसनैश्च सुसंहितः नाड़ी शुद्धिम चक्रत्वादो प्राणायामम समाचरेत्। एक तो यह श्लोक है, ठीक है। और दूसरा श्लोक है
घेरंड संहिता से ही आप उठा लेंगे तो ऐसा ही उसमें भी मिल जाएगा कि नाड़ी शुद्धि कंप्लीट किए बिना प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और होता क्या है करने से, इसके बारे में भी बहुत बहुत वार्निंग्स दी गई हैं, चेतावनी दी गई हैं। और चेतावनियों में यह भी लिखा है कि यदि हम अपनी वायु को और ठीक से नहीं करें और अधिक गति से करें तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में कुछ लिस्टेड हैं और कुछ अनलिस्टेड हैं। जैसे हम कहते हैं ना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस प्रकार से उसमें लिस्ट है। उसमें कहा गया है कि हिक्का काशस तथा श्वासः शिरः करणाक्षि वेदना और भवन्ति विविधा रोगा पवनत से व्यतिक्रमात्। इसका अर्थ ये होता है कि यदि हमारे पवन के व्यतिक्रम हो जाए, यानी हमारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो कि प्राणायाम है, इसमें यदि व्यतिक्रम हो, इसमें यदि हमारे नियमों का पालन ना हो, तो इससे हिक्का यानी हिचकी, काशा माने खांसी, दमा, सिर में, कान में, आंख में दर्द और विविध विविध प्रकार के एटसेट्रा रोग हो जाते हैं जिनकी व्यवस्था नहीं है। और मैं ये बात आप सभी लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि हमारे परम गुरुदेव श्री बालेंदु गिरी जी महाराज नागा परंपरा से हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में ही, अभी भी वो शरीर में ही हैं, हमेशा यह प्रयास किया कि आप एक एक जितने भी आज के टीचर्स हैं योग के और जो भी प्राणायाम बांट रहे हैं, क्रियाएं बांट रहे हैं, उनको उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह बताने का प्रयास किया कि नाड़ी शुद्धि को आप लोग क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। और आपका ध्यान इसको और भी आकर्षित कराना चाहूँगा कि जब यह योग की व्यवस्थाएं हमारे देश में बहुत फ्रीली बंटने लगी, क्योंकि पहले तो योग गुरु शिष्य परंपरा से सीखा जाता था और आज भी चलता है, ये कई स्कूल हैं जहाँ योग गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। तो जब योग टीवी में और यूट्यूब में और वीडियोस में लोगों ने सीखना शुरू कर दिया और जब गुरुओं को ये योग प्राणायाम एक तरह से मनी स्विंडलिंग का एक मेथड समझ में आया, तो प्रेपरेशंस में किसी को एंगेज करने के लिए, प्रेपरेशन में उनको लगाने के लिए किसी का भी मन नहीं करता था। क्योंकि नाड़ी शुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 महीने से लेकर के और 1 साल तक का वक्त बताया गया है हमारे ग्रंथों में। यदि 1 वर्ष के लिए आपको कह दिया जाए कि आप केवल नाड़ी शुद्धि करें और तभी कोई प्राणायाम करें, तो आपके पास कौन सीखने आएगा? ये सबसे बड़ी समस्या हुई। तो मेरा नटशेल में ये कहना है कि नाड़ी शुद्धि किए बगैर कोई भी प्राणायाम ना करें और जहाँ तक भस्त्रिका, कपालभाति इत्यादि जो क्रियाएं हैं जिसमें हमारी श्वास प्रश्वास काफी तेज तीव्र गति से चलती है, इन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी प्रकाश डाला इस प्राणायाम के बारे में, खास तौर पे कि प्राणायाम शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीजें खास तौर पे जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। मैं लौट के फिर वापस आपके पास आऊंगा कुछ समय बाद। मैं अपने अगले जो स्पीकर हैं डॉक्टर अनिल योगी जी, जो HOD स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी विद ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी, इनके साथ हैं। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में। और आपसे एक क्वेश्चन जो हम हमारे सभी दर्शक जो जानना चाहेंगे कि जो हम ये जो अपने आप हम जो सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं और या जो हम प्राणायाम को जब सीखते हैं करते हैं, तो थोड़ा सा इसके फायदे के बारे में थोड़ा सा बताएं कि प्राणायाम के फायदे आप अगर बताएं तो वो हमारे दर्शकों को काफी अच्छा है। तो लगता है डॉक्टर अनिल योगी जी के साथ, क्योंकि आजकल वेबिनार का टाइम है, कांटेक्ट जो है इंटरनेट पे चलता है, कई बार कांटेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए अगले हमारे जो स्पीकर हैं उन तक पहुंचता हूँ, फिर बाद में डॉक्टर साहब से फिर दोबारा जब कनेक्शन स्थापित होगा तो फिर दोबारा उनसे बात करते हैं। मैडम डॉक्टर समीक्षा जी भी हमारे साथ हैं, फैकल्टी हैं मोहनलाल सुखाड़िया योगा यूनिवर्सिटी उदयपुर से। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम के अंदर। मैडम प्राणायाम की बात आज काफी ज्यादा चल रही है और प्राणायाम को ही मेजर एक इम्यून सिस्टम को लेकर स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। तो इसके पीछे जो साइंस है या विज्ञान हिंदी में कहें, उसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे? मैम काइंडली अनम्यूट कर लीजिए, काइंडली मैम जी प्लीज। सबसे पहले राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मानव कल्याण सोसाइटी का, जिन्होंने यहाँ मुझे इनवाइट किया। देखो सर, सांस है तो आस है। जब तक सांसें हैं, अभी तो इन दिनों सांसों की वैल्यू बहुत अच्छे से हम सबको पता चल चुकी है। एक दिन में अप्रोक्स आप 25,000 टू 26,000 ब्रीथ लेते हैं। अब हर इंसान लाइफ स्पान अपनी बढ़ाना चाहता है, यानी अपनी श्वासों को बढ़ाना चाहता है। एक्चुअल में आपको श्वासों को बढ़ाना नहीं है, आपको श्वासों को कम करना है। हमारी ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में 12 से 16 होती है, व्हेल फिश की 3 से 4। अब देखो 1 मिनट वो 3 से 4 सांस लेती है और कितने साल जीती है, 100, 200, 300। और हमारी एवरेज एज अगर देखें तो 50, 60, 70, एवरेज 60 मान लेते हैं हम। तो इन सांसों को हमको जितना कम कर सकते हैं आप उतना कम करें। अब ऐसा नहीं कि हम सांस लेके रोक लें, कितनी देर रोक सकते हैं। तो इसका एक मात्र तरीका है, या तो आप यौगिक ब्रीदिंग कर लें या आप प्राणायाम कर लें। एक्चुअली यौगिक ब्रीदिंग को भी कई ग्रंथों में हमारे प्राणायाम बोला गया है। तो जनरली एक आम पर्सन, एक जनरल पर्सन जिसने कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की नहीं, जिसने कभी प्राणायाम किया ही नहीं, वो अपने दोनों लंग्स को होल लाइफ 1/3 ही यूज में लेता है। नहीं, कुदरत ने हमको इतना अच्छा ऑर्गन दिया है और हमने इतना कम उसको यूज में लिया है। हमारी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, यानी हम आधा लीटर ही सांस लेते हैं, आधा लीटर ही निकालते हैं, जबकि कैपेसिटी है 3500। इतना ml हमारे लंग्स ले सकते हैं। आप रेगुलर प्राणायाम करें, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो ये IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक आपका अपनी लंग्स की कैपेसिटी है, इतना तक आप हवा को अंदर भर सकते हैं। अब एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, उसमें से हम 16 लेते 21% है, 16% आप एक्सेल कर लेते हैं, बची 5% में से 1.25% ही हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यू को जाता है। तो ये तो बड़ी ज्यादती हुई। अगर हमको 21% से 21% लेना है तो हमको प्राणायाम का सहारा लेना होगा। हमारी जिंदगी का एक अहम पहलू बनाना होगा प्राणायाम। जी, काफी अच्छी जानकारी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैम, जैसे ऑक्सीजन के बारे में अभी पिछले जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो काफी बात उस पे ऑक्सीजन के बारे में हुई कि ऑक्सीजन जो लेवल होगा कम हुआ, बहुत परेशानी हॉस्पिटल में हुई। तो आपके हिसाब से जो ये हमारा प्राणायाम है, इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, सिचुएशन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं? 100% सर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये वर्ड तो सभी समझ पाए हैं अभी इन दिनों, जो हम आम जनता नहीं समझती थी। अब जहाँ प्राणायाम की बात होती, बहुत तरह के प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल पर्सन का 95, 96 से आप रेगुलर उज्जाई प्राणायाम करो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% होने लग जाता है, 99 to 100। 3 महीने तक आप रेगुलर उज्जाई प्राणायाम करते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट है, जिनका ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको उनका 85-86% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, रेगुलर प्राणायाम से 92-95 तक पहुंच जाता है। हार्ट पेशेंट का 95 अप्रोक्स रहता है, रेगुलर उज्जाई प्राणायाम से 96-97 तक पहुंच जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को इतना बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन चाहे आसन करो, प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सभी प्राणायाम की बात करें, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में इतना 5 लीटर 6 लीटर अप्रोक्स ब्लड है, वो इतना सर्कुलेट होता है 24 घंटे में, यानी एक दिन में जितने आप पृथ्वी के 2 चक्कर लगाते हो। अब उसको इतना सर्कुलेट करो, यानी हमारे ब्लड में ही न्यूट्रिएंट है, हमारे ब्लड में ही ऑक्सीजन है, एक एक सेल तक पहुंचाओ। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। हर प्राणायाम आप देखो, भ्रामरी, इन दिनों नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी बात हो रही है, मीडिया में इतना बता रहे कि प्राणायाम करो, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड? बहुत पहले, बहुत सालों पहले इसको बहुत विषैली गैस माना जाता था। जैसे जैसे रिसर्च हुई, हमारे शरीर के लिए अमृत माना जाता है। तो हम जब भी नेजल ब्रीथ करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और जैसे ही आपने प्राणायाम किया, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। हमिंग साउंड भ्रामरी प्राणायाम है, ओम चैंट में आप करते हैं, या किसी भी प्राणायाम में आप कुंभक लगाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो
तो इन दिनों समझ लो नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी जरूरत है। और आपकी सांस की नली में जितने अवरोध है, जितना ऑब्स्ट्रक्शन है, उनको रिमूव करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड में अपटेक बढ़ाएगा ताकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल में आपने समझाया। और मैं अपने अगले स्पीकर मिस्टर हरिभक्त सिंह जी का स्वागत करता हूँ। आप योगा एंड नेचुरोपैथी ट्रेनर हैं। जब हम योगा के साथ साथ नेचुरोपैथी को भी देखते हैं तो सब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी मांसपेशियों से जुड़ी चीजें भी आ जाती है। तो आपसे एक छोटा सा सवाल मांसपेशियों को लेकर है कि इनको मजबूत बनाने के लिए हमारे कौन कौन से योगा के आसन है जिससे हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार। इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत बधाई हो। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम सबके साथ हैं, और मानव कल्याण सोसाइटी आगे बढ़े, हमारी यही कामना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है और बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सर देखो, आसन में मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले विशुद्ध चक्र शुद्धि प्राणायाम होता है। विशुद्ध चक्र शुद्धि प्राणायाम का सीधा असर आपके थायराइड, पैराथायराइड पर पड़ता है। जब थायराइड और पैराथायराइड पर असर प्राणायाम के अंतर्गत आता है, जो मैं बोल रहा हूँ, थायराइड और पैराथायराइड पर पड़ता है, उससे डाइजेशन, मांसपेशियों की क्वालिटी और क्वांटिटी में असर होता है। मांसपेशियां सिर्फ हाथ पैर की मांसपेशियां नहीं है, बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, एवरीथिंग मांसपेशियां हैं। जब उनमें क्वालिटी सुधरती है तो हम बेहतर हेल्थ फील करते हैं और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। होता कैसे है? नाक से सांस लेते हैं, चिन को ऊपर उठाते हैं, गले को टाइट करते हैं, ये ट्रेकिया श्वास नली को टाइट करते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। ठीक है, पहला। अगर चिन को ऊपर उठाने पर गला नहीं टाइट हो रहा, ये मांसपेशी नहीं टाइट होती, तो जीभ को ऊपर पैलेट से फोल्ड करते लगाते हैं, पैलेट से, तालू से लगाते हैं। ये गला पूरी तरह से टाइट हो जाता है और थायराइड वर्किंग करने लगती है। ये बच्चों के लिए लाभकारी है, उनकी ग्रोथ होती है। यंग के लिए लाभकारी है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओल्ड एज में लाभकारी है कि मांसपेशियों में वाइब्रेशन नहीं होती, उनके हाथ पैर नहीं कांपते और वो अच्छे से अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। ये तो प्राणायाम है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई कर सकता है, क्योंकि थायराइड ही ग्रोथ करती है। अब आसन में दो आसन मांसपेशियों को बहुत मजबूत करते हैं, लेकिन वो बच्चे और यंग लोग कर सकते हैं। पहला है चक्रासन। अगर चक्रासन कर सकता है कोई और पूरी तरह से 30 सेकंड रोक सकता है, तो पूरे शरीर की मांसपेशियां एक साथ में स्ट्रांग होती है। और दूसरा है सूर्य नमस्कार लेवल 2। लेवल 2 अब जब हम करते हैं तो भी हमारे शरीर की हर मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मांसपेशियों का मतलब सिर्फ हाथ पैर की नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, लीवर, हार्ट, लंग्स, मतलब जो भी है, ये सारे के सारे स्ट्रांग होते हैं। यही एक प्राणायाम और दो आसन ही मांसपेशियों को बेहतर मजबूत करते हैं। बाकी तो सारे करते हैं, योग में कुछ भी करो, मसल्स पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रांग होती है, लेकिन पूरी मांसपेशियों को एक्टिवेट करने के लिए चक्रासन और सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और इसमें जानना चाह रहा था, जैसे हमने मसल्स की बात कर रहे हैं या इस प्राणायाम की बात की, आपने चक्रासन के बारे में भी बताया या सूर्य नमस्कार के बारे में, कहीं ना कहीं क्या किसी ऐसा कोई आसन जिसका संबंध हमारे कंसंट्रेशन के साथ हो? क्योंकि आपने बच्चों की बात की, जो बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स की बात करें और चीजों बात करें, बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत जल्दी थोड़ी सी इधर से उधर हो जाती है। क्या कंसंट्रेशन को लेकर भी कोई ऐसा आसन है जो बच्चे फोकस होकर उस पर ध्यान दे पाए? कंसंट्रेशन के साथ में, कंसंट्रेशन आजकल बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ भी काम करते हैं हमारी कंसंट्रेशन हट जाती है, तो उसके लिए दो प्रोसेस है।
एक तो ब्रीदिंग, जब भी आप बैठे रिलैक्स हो 5 मिनट 10 मिनट, तब आप अपनी सांसों को काउंट करें, सिर्फ सांसों को काउंट करें 20 बार। नाक से सांस लें, सांस छोड़ें 1, सांस लें, सांस छोड़े 2, इस तरह से 20 टाइम, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग होती है हेल्दी पर्सन की, वो 18 से 21 है। आप अगर सांस लेंगे तो देखेंगे 18 से 21, मेडिकली जो भी हम बात कर रहे हैं मेडिकली के ऊपर कर रहे हैं, 18 से 21 है। जब आप कंसंट्रेट करते हैं सांसों पर तो ये 14 से 15 हो जाती है, ठीक है। सांस ले सांस छोड़े, एक तो इससे जो ओल्ड एज के हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मन में बहुत सारे विचार आते हैं। दूसरी आसन की एक कैटेगरी है वृक्षासन, अश्वत्थासन, नटराज आसन, अश्वत्थासन, ताड़ासन। ये 5 आसन हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वृक्षासन, अश्वत्थासन, नटराज आसन, अश्वासन और ताड़ासन। अगर इन 5 में से 3 आसन भी कोई कर सकता है और कर लेता है तो उसकी एकाग्रता 100% डेवलप हो जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिबख्श सिंह जी। और ये एक मतलब जो आपने फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में बताया, ये आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे बड़े हैं। और क्योंकि माइंड जो है बड़ा डाइवर्टेड सा रहता है, कई जगह रहता है, और बड़ी जल्दी कंसंट्रेशन जो है इधर से उधर हिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि जो आपने जो ये आसन बताए हैं 4-5, और उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। आज तो अब मैं सभी देखने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ अभी थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, जानने की बात समझ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आसन है। और कल से 1 वीक के लिए प्रैक्टिकल का भी रहेगा, क्योंकि योगा इंटरनेशनल योगा डे पर हमने ये प्लान किया कि पूरा 1 हफ्ता जो है योगा दिवस हम मनाएंगे, योगा वीक मनाएंगे, जिसमें कल से प्रैक्टिकल क्लासेस भी चलेंगी। उसके बारे में भी लिंक जो है लास्ट में हम आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर हरिबख्श सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले स्पीकर जो है डॉक्टर उधम सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से, और आपने भी कीमती समय निकाला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप हमारे बीच में हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। जिस तरह हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं बहुत ही पायस जगह है, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक वातावरण काफी शुद्ध है, काफी प्योर नेचुरल हवा है, और काफी इम्प्रूव ऑक्सीजन मिलती है शहरों के कंपैरिजन में। तो जब आप शहरों को कंपेयर करते हैं अपने इस तरह के जैसे हरिद्वार हैं और ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको तो ऑलरेडी नेचुरल एक हवा मिलती है, तो उनको किस तरह के आसन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन जो शहरी और जो इस तरह के एरियाज में लोग रहते हैं? थोड़ा सा कोई इनके लिए डिफरेंशिएट कुछ हो। सबसे मैं आपके जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और अमृत जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और मैडम ललिता जी का जो मानव कल्याण समिति की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वातावरण की जो बात चल रही है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रकृति जो है वो रिचार्ज करती है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी, और एक प्रकार से ये मनुष्य की जो स्वाभाविक गति है उसको बरकरार रखती है। एक सर्कैडियन रिदम पे एक नोबेल प्राइज मिला था, और वो नोबेल प्राइज इस बात के लिए मिला कि जो हमारी शरीर है वो पूरा तरीके से नेचर के ऊपर, नेचर के साथ एसोसिएटेड है। जो सूरज और चांद हैं, जब वो सूरज निकलता है तो हम वर्किंग के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही सूरज ढलता है और चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही हमारा शरीर जो है वर्किंग मोड से स्लीप मोड में चला जाता है। जो व्यक्ति इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं वो फिर क्या होता है कि नेचर के खिलाफ वर्क कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं उसको जो कीमत है वो अपने स्वास्थ्य से चुकानी पड़ती है। और जो प्रकृति के साथ एसोसिएट होके जीवन नहीं जीते हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जो शहरी वातावरण है और जो हरिद्वार जैसी नेचुरल
वातावरण है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जो शहरी वातावरण में जो घुटन महसूस की जाती है, लेकिन जैसे ही आप हरिद्वार आओगे तो एक ताजगी, एक अनुभूति होती है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर जो शहरी वातावरण में भी रह रहे हैं तो उनको कुछ ऐसे नेचर के करीब या नेचर से जुड़ी हुई चीजों के बीच बीच में जो है इस एनवायरनमेंट में जरूर आना चाहिए, जिससे कि उनको फ्रेशनेस फील हो और एनर्जाइज अपने आप को महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और काफी अच्छी बात आपने कही कि जो प्रकृति के जो नियम है उसके अगेंस्ट जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो रात को, चाहे वो मजबूरी है काम की वजह से कई बार लोगों को जागना पड़ता है रात को और दिन में वो लोग सोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर जो है शरीर पर जरूर पड़ता है। तो ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस बात को समझाया। और मैं अपने अगले स्पीकर मिस्टर राधेश्याम जायसवाल जी, आप जो है नेशनल एथलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, योगा ग्रैंड मास्टर हैं और नेहरू युवा केंद्र एबीएन और खेल मंत्रालय भारत सरकार से आप जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहीं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जब मैं परिचय दे रहा हूँ तो अपनी तरफ से सही परिचय दूं, लेकिन कई बार अगर कोई चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। तो राधेश्याम जी, आपसे जो योगा के स्वरूप को लेकर हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि प्राणायाम की बात हुई, नेचुरोपैथी की बात हुई, तो जो ये योगा का जो स्वरूप है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप ज्ञान जो हमारे दर्शकों के साथ अगर आप बांटे। राधेश्याम जी, अगर मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप कार्यक्रम में कनेक्टेड हैं तो काइंडली रिस्पॉन्ड। तो सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा सर। ये जी डॉक्टर साहब, ये जो योग का स्वरूप है ये एक प्रकार से जो हमारे सामने इस समय मौजूद है और उपस्थित है, और जब ये प्राचीन समय में जब ये योग खोजा गया और आज जब ये खोजा गया तब भी ये प्रासंगिक था, और आज जब हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं तब भी ये प्रासंगिक। लेकिन उस समय सवाल कोई दूसरे थे, इस समय सवाल कोई दूसरे हैं। उस समय मनुष्य ने अपनी आत्मिक प्रगति और उन्नति के लिए योग को खोजा। आज हम कहीं ना कहीं योग की शरण में स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं। तो योग का स्वरूप बताते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लिए ये वृत्तियां का निरुद्ध हो जाना क्या है, क्योंकि मन में बहुत सारी असंख्य वृत्तियां हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनको 5 भागों में बांट दिया है उन्होंने। और जैसे तालाब में लहरें उठती है वैसे ही हमारे मन में विचारों से रिलेटेड जो वृत्तियां हैं वो भी वाइब्रेट करती हैं जी। तो वैसे ही योग क्या है, उन वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। और अंतिम जब वृत्तियां शांत हो जाती है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होने का अर्थ ये है कि सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ ये है कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात हम अपने जिस तत्व से बने हैं उस तत्व में स्थित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप सुप्रीम सोल के से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं या आप परमात्मा का अंश अगर आपको मानते हैं तो आप उसी में स्थित हो जाते हैं। ये योग का स्वरूप है और यही वास्तविक योग का लक्ष्य है। ये जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, ये इसके बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे ही आप योगाभ्यास करने लगते हैं तो आत्मिक प्रगति इसका लक्ष्य है, लेकिन इसके जब आप आत्मिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक इसके साथ साथ हमें प्राप्त होने लगते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही गहरी बातें आपने रखी और बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। और मैं अपने अगले स्पीकर श्री आशुतोष कुमार जी की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप योगा और आयुर्वेदा, अभी तक नेचुरोपैथी की बात हुई, योगा प्राणायाम की बात हुई, आप योगा और आयुर्वेदा दोनों में एक्सपर्ट हैं। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को हम थोड़े से चेंज करते हुए हल्का सी चीजें लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कि कोई भी आसन शुरू करते हैं या आसन जब हम खत्म करते हैं तो या प्राणायाम की जब समाप्ति होती है,
आखिर में या शुरू में ओम चैंटिंग काफी रहती है। जो ये ओम चैंटिंग है, जो इसके जो ओम का जो उच्चारण जो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या ऐसा क्या है कि जो ओम के उच्चारण के साथ इसको योगा को हम खत्म करते हैं, योगा को शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आशुतोष जी अगर हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं माफी चाहूंगा कि अभी जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आजकल वेबिनार में लोग घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं और कई बार इंटरनेट की समस्या की वजह से चीजों को जो है वो हम नहीं कनेक्ट कर पाते टाइम के बावजूद भी। लगता है आशुतोष जी भी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बाद में दूंगा। और इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, डॉक्टर अनिल योगी जी क्या जुड़े हैं हमारे साथ वापस? तो लगता है अनिल योगी जी भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए इस कार्यक्रम के अंदर। और लेकिन मैं ये क्वेश्चन जो है आचार्य जी आपसे मैं क्वेश्चन थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे लोगों ने मेरे से, जब मैं कार्यक्रम शुरू करना चाह रहा था तब मेरे से पूछा था कि आप इस क्वेश्चन को जरूर रखिएगा और बड़े एक से एक विद्वान वहां पर होंगे तो जरूर पूछेगा। तो आचार्य जी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप प्लीज। जी अमरीक जी, आपने प्रश्न ये पूछा है कि ओमकार का नाद क्यों किया जाए। जी 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 हाँ। शुरुआत क्यों की जाए ओमकार से और अंत क्यों किया जाए ओमकार से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे अभी पहले स्पीकर ने जब योग के स्वरूप की चर्चा की तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। योग का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, हम योग कर क्यों रहे हैं। ये बाई प्रोडक्ट के लिए योग नहीं हो रहा, योग स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं हो रहा, योग मानसिक शांति के लिए नहीं हो रहा, योग अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हो रहा है, योग हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो रहा है, योग हमारे लक्ष्य यानी जो हमारा परम उद्देश्य है उसके लिए हो रहा है। तो अब योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हो गई, यहां से शारीरिक नहीं रही। आध्यात्मिक प्रक्रिया में जिस प्रकार से पहले हम गुरु वंदना करते हैं, पहले हम परमात्मा को याद करते हैं, इसी प्रकार से किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में कोई भी ग्रंथ उठाइए, हमारा कोई भी शास्त्र उठाइए, या परमात्मा की या तो गुरु की वंदना होगी। यानी पहले हम उस तत्व को याद करते हैं जहां से ये समस्त संसार, समस्त वाङ्मय उत्पन्न हुआ है। ओमकार, ओमकार हमारे उस ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाता है जिसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। आज विज्ञान भी इसे मानता है कि ये जो संसार की उत्पत्ति है ये किसी शब्द से हुई है, जिसे अब वो बिग बैंग के नाम से बोलने लगे। अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी उत्पन्न है संसार में, जो कुछ भी दृश्यमान है, इसके पीछे एक नाद है, एक शब्द है। सबसे पहला शब्द यदि कोई है ब्रह्मांड में और सर्वव्यापी है तो वह ओमकार है। अब ओमकार को जब हम अपने ब्रह्मांड में देखिए, यहाँ दो ब्रह्मांड है, एक है पिंड और एक है ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मांड और फिर पिंड, इन दोनों को समझ लें। कहा गया है, हमारे ही शास्त्रों में लिखा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी उल्टा भी कह सकते हैं, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा पिंड है। अब अर्थ क्या हुआ, यदि ब्रह्मांड का कारक ओमकार है तो क्या इस पिंड का, इस ब्रह्मांड का, इस छोटे कॉस्मॉस का, जो हमारा मन बुद्धि का संकुल है, इसका सूक्ष्म रूप, इसका उद्भव कहाँ से हुआ होगा? निश्चित रूप से इसका भी उद्भव ओमकार से ही माना जाएगा। अब बात आती है कि ओमकार से जब आगे विद्वानों ने इस पे समझा, इसको जाना, इस पर रिसर्च की, इस पर मनन किया, और मैं ये कहता हूं कि मनन से नहीं, समाधि की अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप, उदाहरण के लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी डाइग्रेशन कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। आपको लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में, आप चरक को पढ़िए, आप सुश्रुत को पढ़िए, यहाँ तक कि मैं ऐसे भी और कुछ मेडिकल साइंसेस की बात करूंगा, जैसे हनीमैन को आप पढ़िए, अपने जीवन काल में उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, एक एक औषधि के समस्त गुण लिख दिए,
एक एक औषधि के गुण दोष लिख दिए, दूसरी औषधि के साथ उसके इंटरेक्शन लिख दिए। ये कैसे संभव हुआ? इसका अर्थ है ये सोचने से नहीं आया, ये धारणा, ध्यान, समाधि से उत्पन्न हुआ। तो जब हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने इस शरीर में, इस पिंड में उस ब्रह्मांड के स्वरूप को जानने का प्रयत्न किया, तो ये पता चला कि जो ओंकार है, आ उ मा और एक अर्धचंद्र है जिसे अर्धमात्रा बोलते हैं, ये 3 रूप से हमारे शरीर में स्थिर होना चाहिए। तो ऐसा माना गया कि नाभि से लेके नीचे तक, नाभि से लेके नीचे तक आकार है, नाभि से लेके हृदय तक उकार है, और हृदय से लेकर के अपने सहस्रार तक मकार है। ये 3 अक्षर हैं। अब हम जब ओमकार का उच्चारण करते हैं और सही ढंग से करें, तो पहला तो है कि हम इसको ओम बोल दें, तो जनरली लोग करते हैं। इसमें इसकी 2 विधियां बताई गई हैं। एक तो ये कहा गया जिसमें इस प्रकार किया जाए, जिसमें आ पर ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है और माँ बड़ा सूक्ष्म रखते हैं। लेकिन सही प्रक्रिया क्या है योग में? चूंकि हम लय की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की, हमारे अभी चित्त वृत्तियों की बात कर रहे थे कि चित्त की वृत्तियां शांत हों, इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें मकार को ज्यादा लंबा करना चाहिए। आ, उ और मा तीनों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ओमकार का उच्चारण हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए, यानी आ भी होना चाहिए, ओ भी होना चाहिए और मा भी होना चाहिए। अब इसमें लोगों का सवाल आता है कि अर्धचंद्र क्या है? अर्धचंद्र, इसके आगे की व्यवस्था मेरा ख्याल है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ओमकार क्या है, तो आपको बताऊं, जैसा मैंने कहा कि हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे शास्त्रों में सब चीजें लिखी हुई। ओमकार के ऊपर ही पूरा एक उपनिषद है जिसको कहते हैं मांडूक्य उपनिषद। यदि किसी को इस पे और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि मांडूक्य उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री पढ़ें, और ना समझ में आए तो किसी हिंदी वाली कमेंट्री को उठाएं और पढ़ें। यहाँ तक कि 3 अक्षरों को देखिए, आ, उ और मा, इन तीनों अक्षरों में एक एक अक्षर की धारणा भी बताई गई है। यानी हम केवल आ का उच्चारण करते हुए अपने शरीर के बहुत सारे रोगों, जीवन के बहुत सारे पहलुओं को सुधार सकते हैं। केवल ऊ का उच्चारण करते हुए बहुत सारे पहलुओं को सुधार सकते हैं, और माँ का उच्चारण करते हुए, जिसे हम हमिंग साउंड जैसे कहते हैं, उसका उच्चारण करते हुए बहुत सारे पहलुओं को, स्वास्थ्य ही नहीं, जीवन पर्यंत जो हमारी समस्याएं, रिलेशनशिप्स की हों, हमारे जिंदगी में धन, लक्ष्मी इत्यादि की कमी हो, हमारे जीवन में किसी और प्रकार की कोई कमी महसूस होती हो, इन सभी का एकमात्र उपाय है ओमकार। और यदि ओमकार की साधना सही ढंग से व्यक्ति कर ले, तो मैं ये जानता हूँ हमारी गुरु परंपरा में बहुत सारे लोगों ने केवल ओमकार की साधना की है। अब आप समझें कि ओमकार को हम यहाँ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? इसी प्रकार से कर रहे हैं कि जब इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में, जिसमें कि अब हम स्थूल में चले जाएंगे, लोग में ओमकार से शुरू करते हैं, यानी हम सूक्ष्म में कनेक्ट होते हैं, सूक्ष्म से शुरू करते हैं, फिर स्थूल आदि पर हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, ब्रीदिंग हो गई, और फिर हम ओमकार में समाप्त होते हैं। यानी हम सूक्ष्म से शुरू हुए, अपने मैनिफेस्ट लेवल पे आए और वापस सूक्ष्म गए। तो ये ओमकार से बहुत सारे लाभ हैं। बड़ा एक लंबा टॉपिक है, आपने अच्छा किया इसको पूछ लिया, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ओमकार का जप तो अवश्य करें, चाहे योग करें और चाहे ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही बढ़िया, और मैं कहता हूँ बहुत ही गहरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बोली। सूक्ष्म से शुरू हुए, बेनिफिट लिया और वापस सूक्ष्म में, तो बहुत ही अच्छा आपने एक आखिर का जो सेंटेंस था बहुत ही कंप्लीट कर दिया अपने आप में कहेंगे। बहुत ही अच्छा आपने ओम के बारे में व्याख्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो हैं दर्शकों के हैं, और कुछ क्वेश्चंस टाइप करके मेरे पास आए, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, मैं उनका एक बार स्वागत फिर से करके 2 शब्द चाहूंगा कि वो अभी और कुछ रोशनी डालें इस योग दिवस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं श्री संजय कुमार तिवारी जी, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 शब्द आपकी तरफ से भी अगर हो जाए इस योग दिवस के ऊपर। नमस्कार,
मेरी आवाज आ रही है अमरीक जी? जी बिल्कुल आ रही साहब, बिल्कुल आ रही। जी नमस्कार मानव कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को, इस कार्यक्रम के जो भी रचनाकार हैं उनके लिए, और स्पेशली आपको मैडम ललिता जी को, क्योंकि पिछले ये मैं पहला प्रोग्राम नहीं है जो मैं सुन पा रहा हूँ आपका। इससे पहले मैंने आपके कई सारे प्रोग्राम पार्टिसिपेट किए, चाहे वो लीगल इश्यूज पर हो, चाहे वो सोशल इश्यूज पर हो। तो निश्चित रूप से हमेशा और स्पेशली कोविड के टाइम पर आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। आई कैन रिकॉल द फ्रूटफुल आउटकम ऑफ दीज प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। और आपका जो पैनल अभी मैं देख पा रहा था, स्पेशली इस पैनल में जिन लोगों ने बोला, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स पर और बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयरिंग की है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं मानव कल्याण सोसाइटी को भी, और यहाँ जितने दर्शक हैं उन सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। और उनसे अनुरोध करूंगा कि आज जो कुछ वो यहाँ सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, उसको जरूर अपने स्पेशली ब्रीदिंग, अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर उनको ठीक कर पाएं तो शायद हम अगली जो तीसरी लहर है, हो सकता है उससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। मेरी यही शुभकामनाएं सभी को हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय तिवारी जी आपका। हमारे बीच में हमारे एक और गेस्ट, बहुत ही हमेशा हमें आशीर्वाद मिला है आपका, और मैं बात कर रहा हूँ श्री कुलदीप ठाकुर जी का, दैनिक है, स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर अंडमान एंड निकोबार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मानव कल्याण सोसाइटी के इस कार्यक्रम में। आप हमें हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है हर कार्यक्रम में। तो 2 शब्द आज के इस योगा दिवस पर आपकी तरफ से। Good evening, everyone. Hello, can you hear me? Yes, sir. Please. Good evening, everyone, and I'm very thankful to the president, vice president, and members of the society to invite me for this yoga on this yoga day. बहुत अच्छे स्पीकर्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छे विचार दिए हैं जिससे कि हमें बहुत फायदा मिलेगा और मिल सकता है। और मानव कल्याण सोसाइटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा सेमिनार उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है फॉर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ ऑफ एवरीवन ऑन दिस इंटरनेशनल योगा डे। और मैं सभी जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिए हैं कि हेल्थ के ऊपर हमें कैसे हेल्थ को योग को आगे बढ़ाना चाहिए और हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से टू इनवाइट मी हियर टू ग्रेस दिस ऑन दिस ओकेजन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ दर्शकों के क्वेश्चन लेना चाहूंगा। डॉक्टर समीक्षा मैम, कुछ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा जो आया है कि विपासना और के बारे में एक क्वेश्चन है। मैं जो हमारे पूछने वाले साथी हैं उनका भी नाम मैं लेता हूँ, योगेश कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि विपासना और प्राणायाम में क्या फर्क क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी इस पे प्रकाश डाल पाए। अनम्यूट कर लीजिएगा मैम काइंडली। विपासना एक ध्यान की टेक्निक है, बहुत तरह के ध्यान है इसमें। विपासना एक ध्यान की टेक्निक है, और प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपली पहले मैंने बताया कि योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें सांस लेना, पंख लगाना, और तो ध्यान एक अंग है। पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ध्यान का एक प्रकार है विपासना और प्राणायाम। तो कितने प्रकार है इसके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हरबख्श सिंह जी, आपके लिए क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन बॉक्स में मेरे पास आया था कि डाइजेशन के लिए भी कोई योगा का आसन जिससे डाइजेशन इंप्रूव हो जाए। जी सर, आवाज थोड़ा क्लियर करिए। मैं आपसे पूछ देता हूँ, डाइजेशन को लेकर भी क्वेश्चन आया कि क्या डाइजेशन को लेकर भी कोई आसन है जिससे डाइजेशन इंप्रूव हो। हमसे डाइजेशन की बात हम करते हैं, तो डाइजेशन सिर्फ खाना खाकर और दूसरी बार खाना खाने की तैयारी होना ये नहीं है। जैसे एक टाइम खाना खाया और दूसरी टाइम फिर खाना खाएं, ये डाइजेशन नहीं है, ये भूख है। ठीक है, डाइजेशन का तात्पर्य है जो भी भोजन हम करते हैं उसका रस, रक्त
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और हमारा औरा आभामंडल में परिवर्तन हो टाइम टू टाइम। ये सब जानते हैं, जितने हमारे योगा टीचर हैं सब और जो आयुर्वेदिक है सब जानते हैं। ये 7-8 चीजों में परिवर्तन होना चाहिए और इसके लिए सिर्फ एक कपालभाति है, कपालभाति मुंह से। ये जो है सलाइवा को एक्टिव करती है। सलाइवा हमारे भोजन में मिक्स होके काइम को बनाता है और वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट का मतलब जो मैंने गिनाया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और औरा, ये हमें चाहिए। ऐसा ना हो कि मांसपेशियां बढ़ जाएं और हड्डियां कमजोर हो जाएं, फैट बढ़ जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग इसे सिखाता है और वो कपालभाति मुंह से है। कैसे होती है मैं एक बार दिखाता हूँ। इसका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लक्षण क्या है? जब आपका सही होगा तो जीभ के ऊपर का हिस्सा ड्राई होगा और जीभ के निचले हिस्से से सलाइवा आएगा, तो इससे बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन 5 चीजों का भी आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता और आपका जो डाइजेशन है, मन, आपकी जो धातुएं हैं वो परफेक्ट होती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। ये एक ही कपालभाति है जो हमको फिट बनाती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर उधम सिंह जी, एक क्वेश्चन आपके लिए है। इंस्पेक्टर धर्मपाल जी ने स्पेशल क्वेश्चन पूछा है। उनका कहना है कि जैसे कई बार हम बहुत कामकाजी लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो कहीं कोई ऐसा कोई पैकेज कोई योगा का हो जो इतने व्यस्त टाइम में हम थोड़ा सा टाइम निकाल के भी कुछ 15 मिनट 10 मिनट का कोई योगा कर लें, जिससे हमारी जो दिनचर्या जो है वो बेटर रहे। कि इससे ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, वो सब व्यस्त रहते हो बहुत ज्यादा, मैं समझ सकता हूँ काम काज कुछ इस तरह के रहते हैं प्रोफेशन, तो कुछ कम से कम समय में कुछ ऐसे आसन हो जिनको करने से इंसान अपने आप को स्वस्थ रख सकता हो। जी सर, ये जो सवाल है बहुत सुंदर सवाल है कि हम कम समय में स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे करें। तो व्यक्ति हमेशा काम से नहीं थकता है, थकान उसकी मन से होती है। जब हम किसी काम को बोझ बना लेते हैं तो उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी सोच को जो है सकारात्मक करना चाहिए और जो शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं जैसे योगासन है और प्राणायाम, प्राणायाम आपके मन को मजबूत करता है, तो प्राणायाम आप जरूर करिए। जो अनुलोम विलोम है उसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास आसपास का वातावरण ऐसा नहीं है कि प्राणायाम आप कर सकें, तो हो सकता है कि आप जो है किसी भी अच्छे पार्क में जाके डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए और मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप जो है सूर्य नमस्कार इसके लिए बेस्ट अभ्यास है। सूर्य नमस्कार जो है 12 आसनों का संयुक्त अभ्यास है, जिसमें आपके नक से लेके सिर तक जो है शारीरिक अभ्यास हो जाता है। सभी मांसपेशियां, शरीर के सभी संस्थान इसमें जो है सुचारू रूप से क्रियाशील हो जाते हैं। और मन के लिए आप जरूर, शास्त्रों में ये कहा गया है कि मन को अगर दंडित करना हो तो क्या करें। मन को दंडित करने के लिए लोग जो है पश्चाताप करते हैं, लोग जो है बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी खाना छोड़ देते हैं या बहुत सारी तपस्या करते हैं, लेकिन शास्त्रों में मन को दंडित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बताया है। तो प्राणायाम अगर अभ्यास करेंगे तो मन नियंत्रित होने लगेगा और मन ऊर्जित होने लगेगा। जब आपका मन ऊर्जित हो जाएगा तो शारीरिक थकान भी नहीं रहेगी और मानसिक तनाव और अवसाद भी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे जितने भी स्पीकर्स जो बता रहे हैं, सारे दर्शकों को बहुत फायदा हो रहा होगा इस चीज का। और बहुत ही मंत्रमुग्ध तरीके से मैं देख रहा हूँ, बहुत शांत होकर बड़े ध्यान से सारी बातों को सुना जा रहा है। बीच में मैं फिर से एक बार स्वागत करूंगा, हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं साथ में, और मुझे पता लगा ललिता मैम से कि आशुतोष निधि सब भी जुड़ गए हैं। श्री आशुतोष निधि जी, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। रजिस्ट्रार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दिल्ली। और सर, योग दिवस के मौके पर 2 शब्द आपसे।
आशुतोष पैनल में। अच्छा पैनल वाला, अच्छा मुझे लगा आशुतोष निधि सर जुड़ गए। अच्छा चलिए मैं उनसे भी लेता हूँ, उनके भी विचार सुनता हूँ। और बीच में हमारे साथ एज ए गेस्ट हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स में राजपाल सिंह सोलंकी जी भी जुड़ गए हैं। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रैक्टिसिंग सीए हैं, ट्रेजरर हैं, महाराजा सूरजमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जनकपुरी से। सर आज के योग दिवस के मौके पर 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। सर अनम्यूट कर लीजिएगा, सोलंकी साहब अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सर अभी भी म्यूट ही हैं आप। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है साहब, प्लीज। ओके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। और हमारे जो भी एमिनेंट स्पीकर हैं, आचार्य आनंद जी हैं, प्रोफेसर योगी जी हैं, डॉक्टर समीक्षा जी हैं, आचार्य हरिभक्त सिंह जी हैं, डॉक्टर उधम सिंह जी हैं, और हमारे जो भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और जो हमारी सोसाइटी की प्रेसिडेंट है मानव कल्याण सोसाइटी की ललिता चौधरी जी, और जो ऑर्गेनाइजर हैं अमरीक सिंह जी, आपका भी धन्यवाद और आपका भी स्वागत। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे काफ़ी अच्छी जो है इन्होंने लाभकारी हमें ज्ञान दिया है हमारे एमिनेंट स्पीकर्स ने, जो कि हमारे शरीर के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है ना हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो भी लिसनर्स हैं उनको भी काफ़ी फायदा मिलेगा, लाभप्रद होगा उनके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और क्योंकि कार्यक्रम के मैंने जैसे आपको बताया था कि समय की एक मर्यादा, समय की एक तय सीमा है, तो उसके हिसाब से हमें चलना है। और कार्यक्रम जो है अब अपना समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति की ओर है, तो हम अगले आने वाले कार्यक्रम में इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और क्योंकि योग एक इस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि जो एक कार्यक्रम में ही 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में सिमट जाए। इसके लिए हमें और भी इस तरह के सेमिनार हम करते रहेंगे। उसमें हम फिर से आप सबको दोबारा से आपको तकलीफ देंगे कि आप अपना समय निकालें और हमें और हमारे दर्शकों को इसके ऊपर गाइड करें। आज यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी और बहुत बहुत धन्यवाद भी। आपने इतना कीमती समय निकाला। और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बिनी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से। बहुत ही अच्छे तरीके से मानव कल्याण सोसाइटी के साथ काफी टाइम से जुड़े, काफी मेहनत करते हैं उनके साथ, मानव कल्याण सोसाइटी के साथ सभी कार्यक्रम में। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। बिनी मैम काइंडली प्रेजेंट। थैंक यू सर। योग प्राचीन भारत के संतों द्वारा विकसित ध्यान की एक पारंपरिक पद्धति है। योग मन और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। योग से शरीर, मन, चेतना और आत्मा को एकजुट करके संतुलन में लाया जाता है, जिसे योग हमारी रोजमर्रा की मांगों, समस्याओं और चिंताओं का सामना करने में सहायक करता है। I, Bini Gupta, takes this opportunity to present the vote of thanks for today's webinar on importance of yoga. On behalf of Manav Kalyan Society and My Career, My Future, a team of expert career counselors, I give a really heartfelt vote of thanks to our speakers of the day, Acharya Agyat Darshan Anand ji, Dr. Samiksha Nalwaya ji, Shri Hari Baksh Singh ji, Dr. Udham Singh ji, Shri Radheshyam Jaiswal ji, and Shri Ashutosh Kumar ji, who spent their busiest time gracing the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. Thanks to all the speakers for adorning the occasion and sharing their opinions today. A special mention to our venerable President of Manav Kalyan Society, Advocate Lalita Chaudhary ji, for being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. We thank you, ma'am, for your untiring efforts to execute this event. With deep sense of appreciation, we thank our guest of honors, Shri Sanjay Kumar Tiwari ji, Shri Kuldeep Singh Thakur ji, Shri Ashutosh Nidhi ji, Shri Ravindra Kumar ji, Shri Rajpal Solanki ji, and Shri B.S. Tomal ji for their rock-solid support system and encouragement. Without your support, sir, we were not able to excel.
Thanks to each one of you for joining this event. Finally, I would like to take this opportunity to record my heartfelt thanks for Mr. Amrit Singh Ji, CEO of My Career, My Future, for the right logistic support and guidance for conducting such a wonderful webinar. Trust me, such an event cannot happen overnight. Wheels start rolling around a week ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be supported by a team of very motivated and dedicated social activists from Manav Kalyan Society who are always willing to complete tasks beyond their comfort zone. Once again, I would like to say that we all are most grateful to all the speakers on this forum. We thank you for being such an for enlightening us on this occasion, and indeed it was a great pleasure. आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते रहेंगे. Thank you once again. थैंक यू बिनी मैम. और मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं आज के कार्यक्रम की बात करें तो. और ये हमारा सिलसिला जो ऐसे ही जारी रहेगा आने वाले वेबिनार्स के अंदर भी. और जैसा कि हमने बोला था कि ये आज हमने थ्योरेटिकल बातें की योग दिवस के ऊपर योगा के बारे में, और हमारे प्रैक्टिकल जो सेशंस हैं वो कल से एक हफ्ते के लिए योगा के रहेंगे शाम को. और उसके बारे में भी हम अपने सभी देखने वालों को, यहाँ जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबको थ्रू व्हाट्सएप के मैसेजेस या हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हम आप सबको जरूर इन्फॉर्म करेंगे. चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करके भी योग का फायदा उठाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप सबका बहुत बहुत स्वागत. और लास्ट में मानव कल्याण सोसाइटी की तरफ से सिर्फ एक ही नारा है, सभी रोगों का एक ही समाधान है, योग करें. हैप्पी इंटरनेशनल योग डे. Thank you very much for the golden words. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Amrit. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Amrit ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ॐ श्री गुरवे